नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। कल रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं। ये बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। आज हम इन दोनों नेताओं की दोस्ती को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आज की स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन को क्या दे सकते हैं और बदले में राष्ट्रपति पुतिन भारत के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक चौंकाने वाली खबर दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन वही पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर को लेकर एक बिल्कुल अलग राय रखते थे। आज हम आपके लिए कांग्रेस की इसी तुष्टीकरण की नीति को डिकोड करेंगे जो नेहरू के जमाने से चली आ रही है और आज तक जारी है। और आखिर में बात करेंगे 37 साल के विराट कोहली की। आए दिन ये कहकर उनके रिटायरमेंट की खबरें उड़ती रहती हैं कि भारतीय टीम को अब युवाओं की जरूरत है, नए खून की जरूरत है, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है और उसमें युवा खिलाड़ियों को होना चाहिए। विराट कोहली खुद तो चुप हैं, लेकिन उनका बल्ला लगातार बोल रहा है। आज विराट कोहली ने एक बार फिर से शतक लगाया है और लोगों को बता दिया है कि अभी उनमें बहुत जान बाकी है। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि युवाओं को मौका दिए जाने के नाम पर हो रहे ये बदलाव कितने सही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कल यानी 4 दिसंबर की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बताते हैं। कल रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे हैं और इसलिए पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी हुई है। इसकी 2 वजहें हैं। पहला, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में 23वें भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और दूसरा, कल यानी 2 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात अमेरिका के विदेश विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से हुई है। और यूक्रेन युद्ध को लेकर इन सब के बीच में 4 घंटे से भी ज्यादा देर तक यह बैठक चलती रही। यह बहुत बड़ी घटना है। हालांकि इस बैठक में कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन भारत आने से ठीक पहले रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का अमेरिका के इस डेलीगेशन के साथ 4 से 5 घंटे तक लगातार बैठकर बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन कई बार यूक्रेन में शांति समझौते को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से भी बातचीत कर चुके हैं और संभव है कि इस बार भी पुतिन अपनी बातचीत की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को देंगे जब वो यहां पर आएंगे और वो प्रधानमंत्री मोदी को भरोसे में रखें। भारत और रशिया का जो ये वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, इस पर भी पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई है। ये शिखर सम्मेलन वर्ष में एक बार होता है, हर साल होता है एक बार, और ये पिछले साल रशिया में हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने के लिए रशिया गए थे और इस साल ये भारत में हो रहा है और राष्ट्रपति पुतिन इसमें शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। ये दोनों देशों के बीच बातचीत होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत और रशिया के रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू हुआ है और इसकी सबसे खास वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जो आपसी दोस्ती है और उनकी पर्सनल केमिस्ट्री जबरदस्त है। पिछले 11 वर्षों में मोदी और पुतिन 20 से ज्यादा बार मिल चुके हैं और इस समय आप उनकी मुलाकातों की ये 10 तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसमें आप ये देख पाएंगे साल अलग अलग हैं, मौके अलग अलग हैं, मिलने की जगह अलग अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है और वो है दोस्ती का भाव, पर्सनल केमिस्ट्री, आपसी रिश्तों की गर्मजोशी। ये आपको हर तस्वीर में ऐसी ही नजर आएगी जैसी 2014 में थी, वैसी ही 2025 में भी है। राष्ट्रपति पुतिन के इस भारत दौरे को हम 2 पॉइंट्स में आपके लिए डिकोड करते हैं। तो इसे हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है डील का, यानी जो समझौते होंगे, सामान से जो संबंधित समझौते हैं, हम क्या क्या सामान एक दूसरे को दे सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और दूसरा है डिप्लोमेसी यानी प्रभाव। तो इसलिए
पहला हिस्सा होगा सामान, दूसरा होगा प्रभाव। और इसमें हम आपको बताएंगे कि हम रशिया को क्या दे सकते हैं, कौन कौन सा सामान दे सकते हैं और रशिया हमें क्या दे सकता है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या सामान हम एक दूसरे को दे सकते हैं। तो डील वाले हिस्से में 4 बड़े मुद्दे हैं। पहला, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई 57 फाइटर जेट। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार काम किया था और भारत की हवाई सीमा की रक्षा की थी। भारत S-400 से बहुत खुश है और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स और अमेरिका की एक और एजेंसी ब्लूमबर्ग का यह दावा है कि भारत और रशिया के बीच S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर इस बार बात होगी। ये जो S-500 है, ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का ही एक नया और आधुनिक मॉडल है और ये करीब 600 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है, जबकि S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है। तो S-400 की बात हो गई, S-500 की बात हो गई। इसके बाद सुखोई 57 फाइटर जेट है, जो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और रशिया भारत में ही सुखोई 57 को बनाने और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले आप इस पर रशिया के प्रवक्ता का बयान सुनिए। Best plane in the world. Yes, it's not over-exaggeration. It's the best plane in the world. And the issue of Su-57s certainly will be on the agenda during the coming visit. This issue is highly on the agenda, and I have no doubt it will be discussed during the visit. President Putin is coming with a very wide delegation. We will have certain members of delegation that will be able to discuss this issue in details. दूसरा पॉइंट यह है कि डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें रशिया की मदद जरूर चाहिए होगी। जैसा कि आप जानते हैं, डिफेंस के मामले में, हथियारों के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना खुद का फाइटर जेट बनाएं, अपने हथियार बनाएं और न सिर्फ अपने लिए बनाएं बल्कि दूसरे देशों को भी अब हम हथियार बेचें। तो भारत और रशिया मिलकर इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल बना चुके हैं, उसका निर्माण कर चुके हैं और ब्रह्मोस एक बहुत ही सफल मिसाइल है। और रशिया से लाइसेंस लेकर अब हमारे ही देश में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और T-90 टैंक जैसे नए हथियार बन रहे हैं। तो हम फाइटर जेट भी बना रहे हैं, टैंक भी बना रहे हैं, मिसाइल्स भी बना रहे हैं रशिया के साथ मिलकर। और रशिया की मदद से ही भारत में पहली बार दुनिया का सबसे सस्ता यात्री विमान भी बनाया जाएगा। इसका नाम है SJ-100, यानी भारत पहली बार अपना खुद का एक यात्री सिविलियन विमान भी बनाएगा। और तीसरी बात यह कि रशिया से हम सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहे हैं। नवंबर में हमने रशिया से औसतन 18 लाख बैरल कच्चा तेल हर दिन खरीदा है नवंबर के महीने में, और हमें यह तेल लगभग 350 रुपए प्रति बैरल सस्ता मिलता है दुनिया के रेट से। तो हम रशिया से कच्चा तेल भी खरीद रहे हैं। और चौथा,
भारत और रशिया के बीच एक सैन्य समझौता भी हो सकता है जिसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, और इसमें दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर पाएंगी। और इस समझौते के बाद भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसका अमेरिका और रशिया दोनों के साथ ही मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने का एक समझौता होगा। तो ये तो हमने आपको वो बताया कि भारत और रशिया एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, रशिया हमें क्या दे सकता है। अब आप बात करते हैं डिप्लोमेसी यानी प्रभाव की। इस समय दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। पहला है अमेरिका और यूरोपीय देशों की टीम, और दूसरा है चीन, रशिया और उसके सहयोगी देशों की टीम। तो ये दो धुरियां हैं, एक सुपर पावर है अमेरिका, दूसरा सुपर पावर है चीन, और चीन की टीम में रशिया भी है जैसा कि आप जानते हैं। अब राष्ट्रपति पुतिन का प्रभाव चीन और उसके अलाइज में बहुत मजबूत है। चीन और उसके सहयोगी जो देश हैं, चीन के जो दोस्त देश हैं, वहां पर पुतिन का प्रभाव काफी मजबूत है। यानी राष्ट्रपति पुतिन चीन के साथ और उस खेमे में भारत के संबंधों में तनावों को कम करवा सकते हैं। जब भी हमें उस खेमे की जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रपति पुतिन एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह काम कर सकते हैं। और इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में बहुत अच्छी पहुंच रखते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी G20 में भी शामिल हैं, ब्रिक्स में भी उनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। और यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए पुतिन को एक ऐसा ही ग्लोबल लीडर चाहिए जिस पर उन्हें भी भरोसा हो और जो रशिया का पक्ष पश्चिमी देशों तक बहुत प्रभावशाली रूप में पहुंचा सके। और ऐसा एक ही ग्लोबल लीडर है और वो है प्रधानमंत्री मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी रशिया की मदद करके यूक्रेन युद्ध को रोकने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। रशिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे पश्चिमी देशों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी दोस्ती का इस्तेमाल अमेरिका पर दबाव डालने के लिए भी कर सकते हैं। आपको याद होगा इसी साल SCO समिट में प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मिलने की जो तस्वीरें थीं, इन तस्वीरों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप काफी असहज हो गए थे और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की दोस्ती से ट्रंप पर दबाव बढ़ सकता है। आजकल दो देशों के बीच की दोस्ती का मतलब भी यही होता है कि आप एक दूसरे के कितने काम आ सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने भारत को अपना एक गहरा दोस्त, अपना प्रमुख साझेदार बताया है। With the needs of domestic businesses in mind, we will continue to fulfill our obligations before the international contractors and develop ties with those countries that are interested in this. And such countries that are pragmatic and rational and reasonable, they are in majority. Over the last 3 years, we enhanced the volume of trade with them. I mean our key partners, first of all, China, India. With them, we have enjoyed many years of friendship and strategic cooperation. 75 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी और 73 वर्ष के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दोनों की उम्र लगभग बराबर है और इनकी मुलाकात की तस्वीरों में आप इनकी बॉडी लैंग्वेज पर अगर ध्यान देंगे, इनकी पर्सनल केमिस्ट्री पर अगर आप ध्यान देंगे, तो इस पार्टनरशिप में औपचारिकता कम और एक मजबूत दोस्ती ज्यादा दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 11 वर्षों से लगातार भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं और राष्ट्रपति पुतिन पिछले 25 वर्षों से रशिया के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। यानी ये दोनों नेता लंबे समय से सत्ता में रहे हैं। ये दोनों ही नेता अपने अपने देशों में एक राजनीतिक स्थिरता लेकर आए हैं और यही स्थिरता इनके आपसी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाती है। देखिए, जब दो देशों के जो नेता होते हैं वो बिल्कुल स्थिर होते हैं। किसी भी देश में जब बार बार सरकार में बदलाव नहीं होता तो जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें एक स्थायित्व आता है, उसमें एक स्टेबिलिटी आती है और यही आप इन दोनों देशों के नेताओं के बीच में देख पाएंगे। ये एक स्टेबिलिटी आपको दिखाई देती है, एक स्थायित्व दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन दोनों के फैसलों में राष्ट्रहित पहले होता है और ये दोनों ही नेता
इस बात के लिए जाने जाते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव की कभी परवाह नहीं करते, अपने देश के बारे में पहले सोचते हैं। और दोस्त की सबसे बड़ी पहचान मुश्किल समय में होती है। यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, और इसी तरह से रशिया हमारे साथ तमाम सैंक्शंस के बावजूद, तमाम चीजों के बावजूद लगातार टेक्नोलॉजी शेयर करता रहा है, चाहे वो डिफेंस की टेक्नोलॉजी हो, एनर्जी हो, या फिर कोई और रणनीतिक प्रोजेक्ट हो। दुनिया के बड़े बड़े नेता जब भी कोई बयान देते हैं तो उसमें एक दूसरे की तारीफ बहुत कम होती है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन कई बार प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ कर चुके हैं और उन्हें रशिया का सबसे करीबी दोस्त भी वो मानते हैं। भारत और रशिया दुनिया के शक्ति संतुलन में भी एक बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। अब देखिए दोनों देश क्या क्या कर सकते हैं। भारत की सेना पूरी दुनिया में चौथे नंबर की सबसे बड़ी सेना है और रशिया की सेना पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। भारत की जीडीपी 351 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि रशिया की जीडीपी 215 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है। तो ये दोनों की जीडीपी का साइज है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे नंबर पर है, जबकि रशिया की अर्थव्यवस्था 9वें नंबर पर है। अब दोनों के बीच में एक तुलना भी देख लीजिए। भारत का क्षेत्रफल है करीब 32 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि रशिया का क्षेत्रफल है 170 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप देख लीजिए कि भारत से रशिया क्षेत्रफल के मामले में कितना बड़ा है, कहां 32 लाख और कहां 170 लाख स्क्वायर किलोमीटर। भारत की जनसंख्या है 146 करोड़ और भारत जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, लेकिन रशिया की जनसंख्या है सिर्फ 14.5 करोड़। तो जनसंख्या के मामले में रशिया हमसे बहुत ही कम है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन इस दौरे पर अपनी एक स्पेशल कार लेकर आएंगे और उसका नाम है औरस सेनाट। इसे रशिया की ही एक कंपनी औरस मोटर्स ने बनाया है और ऐसा बताया जाता है कि इस बुलेट प्रूफ कार पर गोलियों और बम धमाकों का कोई असर नहीं होता। सिर्फ 6 सेकंड में यह कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड बताई जाती है लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा। यह एक चलते फिरते किले की तरह है, इतनी सुरक्षित कार मानी जाती है। और इस कार में एक मिनी कमांड सेंटर भी है, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन वहीं पर बैठे बैठे अपनी सेना को कोई भी आदेश दे सकते हैं। यानी ये कार रशिया की सेना के हेडक्वार्टर से कनेक्टेड रहती है और इसे रशिया की सबसे शानदार और सुरक्षित कारों में से एक माना जाता है, जिसकी तुलना रोल्स रॉयस और बेंटली जैसी लग्जरी गाड़ियों से होती है। आपको याद होगा जब चीन में एससीओ समिट हुआ था, उस दौरान भी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी ही गाड़ी में बैठकर करीब 45 मिनट तक बातचीत की थी। यानी जब राष्ट्रपति पुतिन चीन गए थे एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए, तब उनकी यही गाड़ी वहां भी गई थी और इसी गाड़ी में बैठकर इन दोनों नेताओं की बातचीत हुई थी। वर्ष 2024 में राष्ट्रपति पुतिन ने इसी मॉडल की एक कार उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को भी तोहफे में दी थी। और वर्ष 2018 से पहले तक पुतिन विदेशी गाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि अब वो सिर्फ मेड इन रशिया गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और वो दुनिया के उन गिने चुने राष्ट्र प्रमुखों में से एक हैं जिनके पास अपना खुद का स्वदेशी स्पेशल एयरक्राफ्ट है, जिसे रशिया की ही एक कंपनी इल्यूशन ने बनाया है। तो आज राष्ट्रपति पुतिन की जो अच्छी बात है वो ये है कि वो स्वदेशी में विश्वास रखते हैं। जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो मेड इन रशिया कार है और जिस हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं वो भी मेड इन रशिया हवाई जहाज है। और जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जो उनके हवाई जहाज का निर्माण करती है, ये कंपनी रशिया में यात्री विमान बनाती है और राष्ट्रपति पुतिन के लिए इस विमान में बेडरूम से लेकर बाथरूम के साथ साथ एक पूरा ऑफिस है, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन अपनी सेना को लगातार कोई आदेश दे सकते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं और इसीलिए इस विमान को फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है। यानी ये उनका उड़ता हुआ चलता फिरता एक पूरा दफ्तर है। इसमें वो मीटिंग भी करते हैं, अपने दफ्तर के सारे काम भी करते हैं। इसमें कमांड सेंटर भी है, सारे अहम फैसले वो यहाँ ले सकते हैं इसी हवाई जहाज से। और जब वो इस हवाई जहाज में उड़ते हैं तो वो कभी लगातार अपने देश से, अपनी टीम से लगातार संपर्क में रहते हैं।
तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दोनों ही कूटनीति के चैंपियन कहे जाते हैं, दोनों ही बहुत अनुभवी हैं। यहां आप एक चीज देखिए, एक की उम्र है 73 वर्ष, दूसरे की उम्र है 75 वर्ष, और राजनीति में जो अनुभव होता है वो बहुत अहम होता है। हम राजनीति में भी अक्सर ये बात कहते हैं कि कौन सा नेता कितना युवा है, और आजकल युवाओं की बड़ी बात होती है, नए फ्रेश ब्लड की बड़ी बात होती है कि नया खून हमें चाहिए, नया नेतृत्व चाहिए, युवाओं को नेतृत्व देना चाहिए, जेन जी की बात की जाती है। लेकिन सोचिए, ये दो दुनिया के सबसे बड़े देश के जो राष्ट्रपति हैं, एक 73 वर्ष का है और प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हैं, और इनका अनुभव कितना काम आता है यहां आप देख सकते हैं। लेकिन क्या अनुभव सिर्फ कूटनीति के मैदान में ही, सिर्फ राजनीति में ही काम आता है, खेल के मैदान में काम नहीं आता? तो इसलिए आज अनुभव के बारे में बात करते हैं, और ये भी बात करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम युवाओं को मौका देने के नाम पर कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सही नहीं होते। जैसे ही कोई खिलाड़ी या कोई व्यक्ति पुराना होता है, ज्यादा अनुभव के साथ आता है, हम ये कहकर उसे नकारने लगते हैं कि ये तो बहुत पुराना हो चुका, हमें तो नए लोगों की जरूरत है। इसलिए आज बात करेंगे उस चैंपियन की जिसका नाम है विराट कोहली। आज एक पोस्टर बड़ा चर्चा में है जिसमें लिखा है अब तक 84। एक फिल्म आई थी अब तक 56, लेकिन अब लोग कह रहे हैं अब तक 84। यह विराट कोहली का एक नया पोस्टर है जो यह बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली अब 84 शतक लगा चुके हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है, और वो संदेश यही है कि फिटनेस, फोकस और फॉर्म उम्र की मोहताज नहीं होती। 37 वर्ष के विराट कोहली ने लगातार 2 वनडे मैचों में शतक लगाकर यह साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और अनुभव ही सबसे बड़ा होता है। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने 102 रनों की पारी खेली और अपने वनडे करियर में उन्होंने 53वां शतक लगाया है। सिर्फ 3 दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका के ही खिलाफ पिछले मैच में विराट कोहली ने 135 रन बनाए थे, यानी लगातार 2 मैचों में 2 सेंचुरी, 2 शतक। 37 साल की उम्र में, ऐसे समय में जब आए दिन यह चर्चा उड़ती रहती है कि विराट कोहली को अब रिटायर हो जाना चाहिए, विराट कोहली की जगह अब भारत की टीम में नहीं है, हमें अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, अगले वर्ल्ड कप के लिए हमें युवाओं की जरूरत है, हमें नए युवाओं को तैयार करना होगा क्योंकि भारत को एक युवा टीम चाहिए। लेकिन जब इतने शानदार अनुभवी खिलाड़ी हमारे पास बैठे हैं जो युवाओं से अच्छा खेल रहे हैं, तो आप इन खिलाड़ियों को बाहर धकेलने में क्यों लगे हुए हैं? विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन के बाद आज एक बार फिर वो दिन है जब इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या भारतीय क्रिकेट में यंग ब्लड ओवररेटेड है। युवाओं को मौका देने का ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये ओवररेटेड है? क्या हम इसे जरूर से ज्यादा महत्व तो नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि टीम इंडिया में नए और युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए अनुभवी खिलाड़ियों को आज नहीं बल्कि हर बार नजरअंदाज किया जाता है। इसके पीछे सोच होती है कि अनुभवी खिलाड़ी तो पुराने हो चुके हैं, इनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, अब इनके साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो सकती और इनका फिटनेस लेवल भी अब कम हो गया है। लेकिन आप विराट कोहली के प्रदर्शन को देखें तो उन्होंने ये सोच पूरी तरीके से गलत साबित कर दी है। 37 वर्ष के विराट कोहली इस उम्र में भी अपने युवा टीम साथियों के मुकाबले कहीं ज्यादा फिट दिखते हैं, ग्राउंड में कहीं ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं, एक बाज की तरह वो ग्राउंड में दिखाई देते हैं। क्रिकेट में फिटनेस के लिए एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं यो-यो टेस्ट, और जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट छपी वो ये कहती हैं कि सितंबर 2025 में लंदन में बीसीसीआई के सुपरविजन में एक यो-यो टेस्ट हुआ जिसमें पूरी टीम में विराट कोहली का स्कोर सबसे ज्यादा रहा। उनका स्कोर था 21.6। ये यो-यो टेस्ट में विराट कोहली का स्कोर है। लेकिन शुभमन गिल जो अभी सिर्फ 26 साल के हैं, जिन्हें हम युवा कप्तान कहते हैं, युवा खिलाड़ी कहते हैं, उनका स्कोर था 18.7, जो विराट कोहली से बहुत कम है। इस टेस्ट में हर खिलाड़ी से कम 16.5 पॉइंट स्कोर करने की उम्मीद की जाती है। यो-यो टेस्ट का यह स्कोर विराट कोहली की फिटनेस की कहानी खुद सुना रहा है और उनका बल्ला लगातार बोल रहा है।
विराट कोहली तो चुप हैं, लेकिन उनका बल्ला बोलता जा रहा है। आज हम देश भर के क्रिकेट फैन से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या हमने अनुभव का जश्न मनाना छोड़ दिया है, और क्या युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की इस रेस में अनुभवी खिलाड़ियों को हम पीछे धकेल रहे हैं? क्या अनुभवी खिलाड़ी के साथ राजनीति होनी शुरू हो जाती है? देखिए, असल में होता ही है कि जब खिलाड़ी अनुभवी होते हैं, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, तो वाकई उनका कद बहुत बड़ा हो जाता है। वो कई बार टीम से भी बड़े हो जाते हैं, उनका कद बहुत बड़ा हो जाता है। फिर वो किसी कप्तान के काबू में नहीं आते, वो बीसीसीआई के काबू में नहीं आते, और लोग उनकी इस लार्जर देन लाइफ छवि से थोड़े परेशान होने लगते हैं। और ये वो समय होता है जब राजनीति शुरू होती है, और फिर कहा जाता है कि हमें तो नए लड़कों की जरूरत है, हमें युवाओं की जरूरत है, अब हमें पुराने खिलाड़ियों को टीम से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम तो अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, और उस वर्ल्ड कप की तैयारियों में ये बूढ़े खिलाड़ी कहीं फिट नहीं बैठते। और ये कहकर इन खिलाड़ियों को धीरे 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 बाउंड्री लाइन के पार धकेल दिया जाता है, मैदान के पार धकेल दिया जाता है। पहले विराट कोहली से टेस्ट मैच छुड़वाया, टेस्ट क्रिकेट, फिर T20 छुड़वाया, और अब एक ही फॉर्मेट बचा है, वो है वनडे फॉर्मेट, 50 ओवर वाला। और लगातार बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो उनके लिए भी कहते रहते हैं कि अब उनका समय आ गया है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच विराट कोहली चुप रहते हैं और उनका बल्ला लगातार बोलता रहता है। ये आप सबके लिए भी एक सीख है कि जब चारों तरफ इस तरह के बादल आपके पास हों, आपके चारों तरफ आपकी आलोचना हो रही हो, तब आपका काम बोलना चाहिए। वर्ष 2024 से लेकर अब तक विराट कोहली का जो औसत है वो 58 से ऊपर है, जबकि कुछ नए खिलाड़ियों में जो आए हैं अभी हाल ही में, उनमें से किसी का भी औसत 30 या 30 से ऊपर नहीं पहुंच पा रहा है। नए युवा खिलाड़ियों के साथ ये जो प्रयोग हो रहे हैं, ये हमारे लिए महंगे साबित हो सकते हैं। पिछले एक साल में 5 टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया सिर्फ एक ही सीरीज जीत पाई है, जबकि 3 टेस्ट सीरीज हमने हारी है और 1 सीरीज हमने ड्रॉ की है। आपने नया ये नोट किया होगा, हाल ही में अब जो टीम इंडिया है वो लगातार हारने लगी है। पहले हम ज्यादातर हर मैच जीत रहे थे, हर सीरीज जीत रहे थे, और ऐसा लगता था कि टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाल ही के दिनों में हम ये देख रहे हैं कि हमें टीम इंडिया के हारने की खबरें कुछ जरूरत से ज्यादा ही सुनने को मिल रही हैं। इसलिए हम आज ये कहना चाहेंगे कि एक बार फिर से उस फैसले को रिविजिट करना चाहिए। अगर आपके पास 37 साल का एक खिलाड़ी है, अगर आपके पास रोहित शर्मा जैसा अनुभवी खिलाड़ी है जो आज भी किसी भी मैच को पलट सकता है, तो फिर आप उन्हें छोड़कर युवा खिलाड़ियों की तरफ क्यों जा रहे हैं? कई बार अनुभव और पुरानी पीढ़ी के खिलाड़ी ही सबसे ज्यादा कीमती साबित होते हैं। ये पुराने दोस्त की तरह होते हैं, जब सारी दुनिया छोड़ देती है तो आपके पुराने और सच्चे दोस्त ही काम आते हैं, और ये जो अनुभव है यही सच्चा दोस्त है। हम अक्सर नए खिलाड़ियों और नए खून को मौका देने की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी ये नया जोश थोड़ा ओवररेटेड हो जाता है। विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी हमें याद दिलाते हैं कि पुराना अनुभव और परिपक्वता भी अपनी जगह पर बहुत मायने रखती है। विराट कोहली ने वर्ष 2024 में T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था, फिर उन्होंने अगले साल टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ दिया, और अपने वनडे करियर में विराट कोहली ने 53 शतक, 75 अर्धशतक और 58.2 की औसत से करीब 14.5 रन बनाए हैं। 37 साल की उम्र में विराट कोहली आज भी टीम के सबसे फिट और सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। वो ना थकने का नाम लेते हैं, न रुकने का नाम लेते हैं, और वो किसी से सम्मान भीख में नहीं मांग रहे, बल्कि अपने बल्ले के दम पर, अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें सम्मान चाहिए। क्योंकि मैदान पर सिर्फ प्रदर्शन की भाषा चलती है, मैदान पर सिर्फ रनों की भाषा चलती है, और विराट कोहली ने यह प्रदर्शन करके दुनिया को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया है। किसी के हाथ ना भी उठ रहे हों तो अब मजबूरी में विराट कोहली के लिए तालियां बजानी ही पड़ेगी, अपने दिल पर हाथ रख के। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जो पिछले 78 वर्षों से हमारे देश में तुष्टीकरण की चैंपियन बनी हुई है, और इस चैंपियन बनने के चक्कर में वो बार बार सिर्फ हिंदुओं का ही अपमान करती है। इस विश्लेषण की शुरुआत 2 तस्वीरों से करेंगे। पहली तस्वीर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, और दूसरी तेलंगाना के मुख्यमंत्री
रेवंत रेड्डी की है। आज इन दोनों की काफी चर्चा हो रही है। पंडित नेहरू के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि वो वर्ष 1950 में सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाना चाहते थे, और आज 75 साल बाद कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। यानी कांग्रेस में कुछ नहीं बदला। आज हम ये डिकोड करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पंडित नेहरू के जमाने से आज तक वैसे ही चली आ रही है। गुजरात के वडोदरा में 2 दिसंबर को एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह दावा किया कि पंडित नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। तो पहले आप राजनाथ सिंह का यह बयान सुनिए। बहनों भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, मेरे बहनों भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का 1 कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, हमने उनका फैक्ट चेक किया तो पता चला कि यह आरोप बिल्कुल सही है। इसका जिक्र एक किताब में भी मिलता है, जिस किताब का नाम है इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल। मणिबेन पटेल सरदार पटेल की बेटी थी और उनकी एक डायरी के आधार पर ही यह किताब लिखी गई, और इस किताब में सरदार पटेल के जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां और घटनाओं का जिक्र है। इस किताब के पेज नंबर 24 पर बाबरी मस्जिद और सोमनाथ मंदिर को लेकर पंडित नेहरू और पटेल के बीच बातचीत का एक अंश छपा है। यह बातचीत 20 सितंबर 1950 की है। इस किताब में लिखा है कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया, लेकिन सरदार पटेल ने साफ कहा कि सरकार मस्जिद बनाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। सरदार पटेल ने नेहरू से कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का मुद्दा बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था और लगभग 30 लाख रुपए इस ट्रस्ट के लिए जुटाए गए थे। पटेल ने लिखा था कि यह एक ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष जाम साहब हैं और सदस्य मुंशी हैं, और इस उद्देश्य के लिए सरकार का पैसा बिल्कुल उपयोग नहीं होगा। और सरदार पटेल के इस तर्क के बाद नेहरू चुप हो गए थे। तो उस किताब का ये अंश मैं आज लेकर आया हूं। Nehru also raised the question of Babri Masjid, but Sardar made it clear that the government could not spend any money for building a mosque. सरदार पटेल ने कह दिया कि किसी मस्जिद को बनाने के लिए सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकती अपना। He told Nehru that the question of the reconstruction of Somnath temple was quite different, as a trust had been created for the purpose. तो इसमें हुआ ये कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया और उन्होंने ये सरदार पटेल से कहा होगा कि सरकार को बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करना चाहिए, जिस पर सरदार पटेल ने अपनी असहमति जताई। जैसा कि आप जानते हैं, नेहरू सोमनाथ मंदिर के खिलाफ थे, उसके पुनर्निर्माण के, लेकिन सरदार पटेल ने उन्हें करेक्ट किया और सरदार पटेल ने कहा कि ये दोनों उदाहरण एक जैसे नहीं है। सरदार पटेल ने बताया कि सोमनाथ मंदिर को जो बनाया जा रहा है वो सरकारी पैसे से नहीं बनाया जा रहा, ये एक अलग ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट है, उसमें जनता का पैसा है और उस पैसे से सोमनाथ मंदिर बनाया जा रहा है। इसलिए, और जब उन्होंने ये तर्क दिया तो नेहरू चुप हो गए। यहां जिस जाम साहब का जिक्र किया गया है वो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जाम साहब दिग्विजय सिंह थे, जबकि मुंशी का मतलब के.एम. मुंशी है, जो नेहरू की सरकार में ही मंत्री थे। के.एम. मुंशी सोमनाथ मंदिर के
जो सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट था, इस ट्रस्ट के सदस्य थे और इस ट्रस्ट को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए बनाया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसीलिए इसमें लिखा है, पटेल टोल्ड नेहरू दैट इट वाज अ ट्रस्ट ऑफ विच जाम साहब वाज द चेयरमैन एंड मुंशी अ मेंबर and no government money was going to be used for this purpose. This silenced Nehru. यानी जब यह तर्क दिया सरदार पटेल ने, तो नेहरू इस तर्क के बाद चुप हो गए। आपने देखा कैसे नेहरू और पटेल की बातचीत में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का जिक्र आया। नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद को तो बनवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोमनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह में सरकारी धन के इस्तेमाल का सख्त विरोध किया था। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन से पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच भी मतभेद हो गए थे और यह विवाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के बारे में हुआ था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन है, इसलिए आज हम आपको इस विवाद के बारे में भी थोड़ा बताना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक कई आक्रमणकारियों ने बार बार हमला करके नष्ट करने की कोशिश की, इसे तहस नहस कर दिया। एक बार नहीं, बहुत बार। आजादी के बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसका श्रेय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। हालांकि मंदिर के उद्घाटन से पहले ही सरदार पटेल का निधन हो गया था। 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन समारोह था और इसी दिन प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी इस समारोह में न जाने की सलाह दी थी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की बात नहीं मानी और वो इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और उन्होंने मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि तब पंडित नेहरू का तर्क था कि एक खास धर्म के पूजा स्थल पर भारत के राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए, इससे भारत की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उसे ठेस पहुंचेगी। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि जवाहरलाल नेहरू एक विशेष वर्ग के प्रति, एक विशेष धर्म के प्रति तुष्टीकरण अपनाते थे और यह बात आज तक चली आ रही है। अब आपको सुनाते हैं कि कैसे आज इस मुद्दे पर हमारे देश में राजनीति हो रही है। कांग्रेस वालों को सोच समझकर अपने नेताओं को पढ़कर बताना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि यह भारत वो था कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, उनको जाने से रोकने का प्रयास किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन जी राजस्थान के गवर्नर थे, उनको भी रोकने का प्रयास किया था। श्री राम लला विराजमान जब प्रकट हुए 1949 22-23 दिसंबर की रात को, तो जो गोविंद बल्लभ पंत को पत्र लिखा है कि आप सख्ती नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ने का हमारा कोई प्रयास नहीं है, पर कांग्रेस को अपने मुर्दों का डीएनए जरूर चेक कर लेना चाहिए। मैं किसी के प्रति व्यक्तिगत अपमान नहीं करना चाहता हूं, यहां डीएनए का अर्थ राजनैतिक डीएनए से, कि आपके मन में जिस प्रकार की तिरस्कार की भावना थी वो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। अरे भी रक्षा मंत्री को तो हम यही कहेंगे साहब, आप तो ऐसे न थे, बाकियों का तो समझ में आता है। रक्षा मंत्री भी बोलने लगेंगे इस तरह की बातें। भाई बताइए कहां है आपके पास सबूत? ये कहां से हवाबाजी करने आ गए आप? इसका सबूत नहीं है उनके पास। लेकिन यहां झंडेवालान में 800 साल पुराना मंदिर अभी कुछ दिनों पहले गिराया जा रहा है क्योंकि आरएसएस के मुख्यालय की पार्किंग बनानी है। इसका सबूत है हमारे पास। ये अजीब सी बातें करते हैं साहब। नेहरू जी ने बाबरी मस्जिद, अरे भाई बाबरी मस्जिद कब बनी थी? 1560 में बनी होगी शायद। नेहरू जी कब पैदा हुए थे? सरदार पटेल जी की मृत्यु कब हुई थी? 1950 में हुई थी। उसके 14 साल बाद भी नेहरू जी तो थे ना। बनाई क्या बाबरी मस्जिद? तब तो सरदार पटेल नहीं थे ना रोकने वाले। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की 75 साल पुरानी सोच आज भी कांग्रेस पार्टी में वैसे ही जिंदा है? और यह सवाल इसलिए पूछा हमने क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने
हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। 2 नवंबर को हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक हुई जिसमें रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं, कितने देवी देवता हैं। उन्होंने देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हिंदू धर्म में 3 करोड़ से भी ज्यादा देवी देवता हैं और हिंदू इनमें से किस देवता की पूजा करेंगे। आप रेवंत रेड्डी का यह पूरा बयान पहले सुनिए और सोचिए कि हिंदू धर्म को लेकर कांग्रेस नेताओं की अंदरूनी सोच क्या है। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకు ఉన్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అన్ని రకాల మనస్తత్వాలు ఉండే అన్ని రకాల మనుషులను కలుపుకొని పోయే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. దేవుడి మీదనే మనకు ఏకాభిప్రాయం లేదు. ఒక ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్తా అంటే ఒక ఆయన ఆంజనేయ స్వామికి మొక్తా అంటాడు, ఒక ఆయన లేదు లేదు నేను అయ్యప్ప మాలేస్తాను, ఇంకొక ఆయన అంటే లేదు నేను శివమాలేస్తాను, మూడో ఆయన అంటాడు. అవునా? ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం కదా. దేవుళ్ళ మీదనే మనకు ఏకాభిప్రాయం తీసుకురాలేకపోయినప్పుడు రాజకీయ నాయకుల మీద, జిల్లా అధ్యక్షుల మీద ఏకాభిప్రాయం ఉంటుందని నేను అనుకోను. अब आप 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मंगलवार यानी 2 दिसंबर की है जब रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। दूसरी तस्वीर अगले दिन 3 दिसंबर यानी आज की है जब रेवंत रेड्डी दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले। लेकिन अभी तक हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोई बयान नहीं दिया है, अभी तक कोई सफाई नहीं दी है, न ही कोई माफी मांगी है। अब बीजेपी कह रही है कि रेवंत रेड्डी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कहने पर ही इस प्रकार के हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं। मैं तो धिक्कार शब्द से शुरू करूंगा कांग्रेस के लिए कि जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस के एटीएम रेवंत रेड्डी जी ने कहा है आज हिंदू देवी देवताओं के लिए, ये न केवल आपत्तिजनक है, ये घृणक है। रेवंत रेड्डी जी, यह जो आप ट्यूशन क्लास से सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी से सीख के आ रहे हैं, कि जाइए और हनुमान जी, मां दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ बोलिए। आपको अभी भी समझ नहीं आया? सुदर्शन चक्र चला है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, छिन्न विच्छिन्न होकर पड़े हुए हैं, किसी भी राज्य में जीत नहीं हो रही है। जनता जनार्दन त्रिशूल चला रही है आपके ऊपर और कांग्रेस की लंका को ध्वस्त कर दिया है हनुमान जी ने। फिर भी हनुमान जी, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ ये जो आप जहर उगल रहे हैं रेवंत रेड्डी जी, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। पहले तुष्टीकरण किया जाता था और अब जनता का संतुष्टीकरण हो रहा है। पहले हमारे देश में राजपाट वाली परंपरा थी और अब सेवा भाव वाली सोच आ रही है। कैसे? अब आप देखिए। अब राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। अब किसी भी राज्य में जो राजभवन पहले हुआ करते थे, यानी राज्यपाल का जो निवास स्थान था वो पहले राजभवन कहलाता था, अब उसे राजभवन की बजाय लोक भवन कहा जाएगा। इसी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम भी अब बदल दिया गया है। अब जब प्रधानमंत्री कार्यालय अपने नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा, अभी तक उसे पीएमओ कहा जाता था, प्रधानमंत्री कार्यालय कहा जाता था, लेकिन अब उसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है, यानी सेवा का पवित्र स्थान इसे कहा जाएगा। तो राजभवन अब लोक भवन हो जाएंगे और पीएमओ अब सेवा तीर्थ हो जाएगा। ये एक प्रकार से शासन को सेवा की तरफ ले जाने का प्रतीक है। पहले ये जो नाम हुआ करते थे, जो राजपाट, आज से 3 साल पहले वर्ष 2022 में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था। इसके जरिए संदेश दिया गया कि शासन की ओर जाने वाला रास्ता राज करने के लिए नहीं बल्कि सेवा का कर्तव्य निभाने के लिए है। और इसी तरह से वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर 7 नंबर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था। तो राजपथ, वहां से भी आपको एक शक्ति का एहसास होता था इस नाम से। राज करने के लिए जो लोग आए हैं उसका एहसास होता था। राजपथ को अब कर्तव्य पथ कर दिया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ कर दिया गया, राजभवन को लोक भवन कर दिया गया और पहले जहां प्रधानमंत्री रहते हैं जिस जगह पर, उस रोड का नाम था रेस कोर्स रोड और उनके आवास का जो नाम है, नंबर है उस मकान का, वो है 7 नंबर। तो पहले इसका नाम था 7 रेस कोर्स रोड। अब उस रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है और प्रधानमंत्री का पता है 7 लोक कल्याण मार्ग। ये सारे बदलाव करके ये संदेश दिया जा रहा है कि सरकार का काम शक्ति दिखाने का नहीं है, सरकार का काम राज करने का नहीं है, ये राजपाट का मामला नहीं है, सरकार का काम है जनता की सेवा करना। अब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम भी बदलकर कर्तव्य भवन कर दिया गया है और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वो स्थान होता है जहां देश के बड़े बड़े मंत्रालयों के ऑफिसेज हैं, जिसमें सरकार के बड़े अधिकारी वहां बैठते हैं। अब कर्तव्य भवन नाम से ये आभास मिलता है कि सरकारी पद कोई सम्मान नहीं है, कोई शक्ति की कुर्सी नहीं है, बल्कि ये जनता की सेवा के लिए है और सरकारी अफसरों का कर्तव्य है जनता की सेवा करना। हमारे देश में कुछ लोग कहते हैं कि नाम बदलने से क्या होगा। नाम परिवर्तन करने से हमारे देश में एक नई सामाजिक और राजनीतिक क्रांति आती है। अब शासन का मतलब सिंहासन नहीं, सेवा है और सत्ता का मतलब शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। यह परिवर्तन बताता है कि भारत में लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है, सरकार और जनता के बीच की दूरी अब कम हो रही है। और एक और आज बड़ा मुद्दा आपके सामने लेकर आते हैं। देश में घुसपैठियों पर लगातार राजनीति हो रही है, एसआईआर पर लगातार राजनीति हो रही है। विपक्षी पार्टियां कल एसआईआर के मुद्दे पर संसद को चलने नहीं दे रही थी और वो इस पर बहस करना चाहती हैं। और एसआईआर का जो मामला है वो घुसपैठियों से ही जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि हमारे देश में घुसपैठिए आ गए हैं, उन्होंने आई कार्ड बनवा लिए हैं, आज वो राशन भी लेते हैं, हमारे स्कूल और अस्पतालों में सुविधाएं भी लेते हैं, हमारे देश में जगह भी घेर कर बैठे हैं और हमारे देश के चुनाव में वोटर बनकर वोट भी डाल रहे हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सख्त टिप्पणी की है, जिसे आज विपक्ष के नेताओं को सुनना चाहिए। 2 नवंबर को रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में यह दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने कुछ रोहिंग्या लोगों को पकड़ा और उनके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं है, यानी वो गायब हो गए, कहां गए पता नहीं चला। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें कही हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या भारत सरकार ने रोहिंग्याओं को शरणार्थी घोषित कर दिया है? अगर कोई कानूनी तौर पर शरणार्थी नहीं है तो फिर वो घुसपैठिया ही कहलाएगा। कोई घुसपैठिया आता है तो क्या हम उनका कालीन बिछाकर स्वागत करेंगे? पहले अवैध तरीके से भारत में आते हैं, फिर चाहते हैं कि यहां का कानून उन पर लागू हो। भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत से गरीब लोग रहते हैं और हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। और देखिए, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने सुनवाई के दौरान कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा है कि हैज इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड रोहिंग्याज एज रिफ्यूजीज? तो भाई, अगर उन्हें शरणार्थी घोषित कर दिया गया है तब तो सरकार उनके बारे में चिंता करे कि आखिर वो कहां गए। फिर उनके ऊपर भारत के सारे कानून लागू होते हैं, उनके मानव अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। और ये साफ साफ भारत के चीफ जस्टिस ने कहा है, इफ दे डोंट हैव लीगल स्टेटस टू स्टे इन इंडिया एंड यू आर एन इंट्रूडर, वी हैव अ वेरी सेंसिटिव बॉर्डर इन द नॉर्थ इंडिया साइड. If an intruder comes, do we give them a red carpet welcome, saying we would like to give you all facilities? यानी अगर कोई घुसपैठिया हमारे देश में आ जाए तो क्या उन्हें रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए? क्या उन्हें हम ये कहें कि आइए और हमारे देश की तमाम सुविधाओं को भोगिए, ये कहा जाए? आज जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, उन्हें इस खबर और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एसआईआर के जरिए ही अवैध मतदाताओं की पहचान की जा रही है और इसके डर से ही पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए अब वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। हमने आपको उनकी तस्वीरें कई बार दिखाई भी है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे सोशल मीडिया पर आपके गुस्से को बेचकर बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा कमा रही हैं।
आज हम आपके लिए एक ऐसे शब्द को डिकोड कर रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और यह शब्द है रेज बेट। अंग्रेजी का शब्द है और इस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो रेज बेट का मतलब होता है सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काकर उनका ध्यान खींचने वाला कोई पोस्ट, यानी आपको गुस्सा दिलाने वाला कोई पोस्ट जो सोशल मीडिया पर किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसा पोस्ट, वीडियो या कंटेंट जो जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है, जिसे देखकर आप गुस्से में तमतमा जाएं। और जब आप गुस्से में तमतमा जाएंगे या तो आपकी भावनाएं आहत होंगी, आप नाराज हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा इस पर कमेंट करेंगे और इसके बारे में लोगों से शेयर भी करेंगे और सोशल मीडिया कंपनियों का काम बन जाएगा। वो क्या चाहती हैं? वो ये चाहती हैं कि आप कुछ पोस्ट पढ़ें, वो पोस्ट आपको चुभे, जब आपको चुभेगा तो फिर आप उसके बारे में कमेंट भी करेंगे और आपकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। रेज बेट शब्द का वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाना यह बताता है कि सोशल मीडिया पर आपके गुस्से और आपके भावनाओं की इस समय बोली लगाई जा रही है। आपकी भावनाओं और आपके गुस्से को भी अब बेचा जा रहा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का कहना है कि इस शब्द का इस्तेमाल इस साल 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। क्रोध एक शक्तिशाली मानवीय भावना है। अगर इसका उपयोग खुद के बदलाव के लिए या फिर इसका इस्तेमाल अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए किया जाए तब तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन सोशल मीडिया के लिए आपका गुस्सा एक ऐसी करेंसी है जिससे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया कंपनियों की कमाई होती है। इसलिए सोशल मीडिया आपको सच नहीं बताता, सिर्फ आपको गुस्से का एक डोज देता है। ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आपके दिमाग को जानबूझकर गुस्से में रखने की कोशिश करती हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहें, अपने क्रोध का इजहार करें, जिससे इन कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसमें हेट कंटेंट बहुत बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे के बारे में अपशब्द कहते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं जो लोगों को चुभें। वो इसीलिए होता है। और ये सारे जो प्लेटफॉर्म हैं असल में ये कहते तो हैं कि हम जो इस प्रकार का जो कंटेंट है, हेट कंटेंट, उसके खिलाफ है, लेकिन इनका जो एल्गोरिथम है, यानी आपका जो गुस्सा है, वही सोशल मीडिया का एल्गोरिथम का सबसे बड़ा ईंधन बन गया है। इनका पूरा जो एल्गोरिथम चलता है सोशल मीडिया का, वो आपके गुस्से के ईंधन पर चलता है। जिस कंटेंट से लोग भड़कते हैं उसी से सबसे ज्यादा कमाई होती है। और रेज बेट शब्द इसीलिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है और इसके पीछे आपको सोशल मीडिया का काला सच नजर आएगा। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, एक चेतावनी है उस डिजिटल जहर की जिसे हम हर रोज स्क्रॉल करते करते पी रहे हैं। रेज बेट के एल्गोरिथम को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे आपकी शांति छिन जाए और आपकी भावनाएं सोशल मीडिया के चक्रव्यूह में फंस जाएं। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर आपके गुस्से को भड़काकर आपको समाज को बांटने वाली बहस की तरफ हर दिन धकेला जा रहा है। आपको या तो किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ, या लेफ्ट या राइट, या हम या फिर वो, इसके बीच में बांटा जा रहा है। सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आपकी भाषा में जुड़ने वाले ज्यादातर शब्द अब सोशल मीडिया से आ रहे हैं। ये जो रेज बेट है, ये सोशल मीडिया से आया शब्द। हमने आपको पिछले दिनों कैम्ब्रिज डिक्शनरी के भी वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में बताया था, जिसका नाम है पैरा सोशल। इसका मतलब होता है एक तरफा प्यार या लगाव। और इसी तरह कॉलिंस डिक्शनरी ने भी वाइब कोडिंग को इस बार वर्ड ऑफ द ईयर चुना, जिसका मतलब होता है मूड के हिसाब से कोडिंग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2024 में भी ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, जिसका मतलब होता है वो मानसिक थकान जो लगातार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने से होती है। और अब रेज बेट और ब्रेन रॉट मिलकर बताते हैं कि हमारा ऑनलाइन इकोसिस्टम कैसे आपको बीमार कर रहा है, कितना जहरीला बन चुका है। और ये जो जहर है, यही इनका ईंधन है। इसीलिए आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा जहर भरते हैं। आपके दिमाग में नफरत भरी जाती है, घृणा भरी जाती है, आपको क्रोधित किया जाता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उस क्रोध को वापस सोशल मीडिया पर निकालें। अब सवाल यह है कि आपके पास इसका समाधान क्या है। सबसे पहले सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स आपको सबसे ज्यादा भड़काते हैं उन्हें तुरंत ब्लॉक कीजिए।
उन्हें किसी भी हाल में अपना ध्यान ना दें, क्योंकि आपका जो अटेंशन है यही तो उनकी सबसे बड़ी करेंसी है। आपका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए अपने ध्यान को उस तरफ ना ले जाएं। हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि यह हमारे लिए सिर्फ एक डिजिटल युद्ध नहीं, बल्कि हमारी सोच, सभ्यता और संस्कृति को बचाने की भी लड़ाई है, और इस लड़ाई में हमारी सोच, समझ और विवेक भी दांव पर लगे हुए हैं। इसलिए अब आप सोशल मीडिया को अपने गुस्से को भड़काने का इसके बाद एक भी मौका और ना दें। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और जैसे जैसे दुनिया समझ में आती जाएगी वैसे वैसे आप अकेले होते चले जाएंगे। नमस्कार।